एसएससी सीजीएल टीयर 1 की क्लास नंबर 27 में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज वर्ब्स आर कंसर्न, क्योंकि बहुत टिपिकल सा पड़ता है। इसमें हमें याद बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ती है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो बहुत सारे वेराइटीज़ में आते हैं। छोटे छोटे उसमें चेंजेस वेरिएशन आ जाते हैं और मीनिंग कंप्लीटली वो चेंज कर देते हैं। अभी तक जो नॉर्मल वर्ब्स या नॉर्मल वर्ड्स जो आप पढ़ते आ रहे हैं उनका एक या दो मीनिंग पॉसिबल हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे जब फ्रेजल वर्ब्स की बात करते हैं तो वो एंटायरली डिफरेंट मीनिंग दे देते हैं पूरे सेंटेंस को। इसे हम एक एक करके देखते हैं। इसमें बहुत सारे कुछ छोटी छोटी बातें रहती हैं, वेरिएशंस रहते हैं, टाइप्स रहते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। सम वर्ब्स इन इंग्लिश हैव टू और मोर वर्ड्स इन देम। हम वर्ब की बात कर रहे हैं जिनमें एक, दो या दो से ज़्यादा शब्द होंगे। अब नॉर्मल उसे हम वर्ब का फ्रेज बोलते हैं, वो अलग चीज़ है, और फ्रेजल वर्ब ये अलग चीज़ है। तो हमने देखा दो या दो से ज़्यादा उसमें शब्द होंगे, वर्ब की हम बात कर रहे हैं। एंड यूजुअली हैव अ न्यू मीनिंग व्हेन दे आर यूज टुगेदर। मतलब एक नया मीनिंग दे देंगे वो उस टोटल ग्रुप का। जैसे गेट अवे, गेट अप। तो गेट का कुछ और मीनिंग हो सकता है, अप का अपने आप में कुछ और मीनिंग हो सकता है, लेकिन जब इन शब्द को हम एक साथ यूज कर रहे हैं तो ये कुछ और मीनिंग दे रहे हैं, तो दे गिव अ न्यू मीनिंग। दीज आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, बहुत सारे इसके टाइप भी हैं, एक एक करके हम देखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स की। फ्रेजल वर्ब्स हैव अ वर्ब, एक तो उनका वर्ब पार्ट रहेगा प्लस वन और मोर पार्टिकल्स। पार्टिसिपल नहीं है, ये पार्टिकल है। पार्टिकल मतलब जैसे डस्ट पार्टिकल होता है ना, तो वो पार्टिकल, उस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं। तो उस चीज को हम पार्टिकल बोलते हैं, एक नाम दे दिया गया उसे। तो पहले आएगा हमारा एक तो वर्ब आएगा, प्लस उसके साथ एक या उससे एक से ज्यादा पार्टिकल्स हो सकते हैं। अब वो पार्टिकल क्या होते हैं? या तो वो प्रीपोजिशन होते हैं या वो एडवर्ब होते हैं। इन्हें हम कहते हैं पार्टिकल्स। प्रीपोजिशन आए या एडवर्ब आए तो वो होंगे पार्टिकल्स। तो वर्ब रहेगा और उसके साथ एक या उससे ज्यादा पार्टिकल्स रहेंगे। ये कंबाइन होके हमें क्या देते हैं? फ्रेजल वर्ब। अब इनकी विशेषता क्या है फ्रेजल वर्ब की? कि अगर आप उस वर्ब, नॉर्मल वर्ब को देखें तो उसका कुछ और मीनिंग होगा, लेकिन जब इसके साथ ये पार्टिकल्स जुड़ जाते हैं तो जो वर्ब प्लस पार्टिकल, ये पूरा जो ग्रुप है, ये एक नया मीनिंग देता है। क्या मीनिंग देता है, कैसे मीनिंग देता है, उसे हम अभी नीचे देखेंगे। द पार्टिकल ऑफन चेंजेस द यूजुअल मीनिंग ऑफ द वर्ब। कैसे? आई गेट अप अर्ली एवरी डे। तो यहां पे जो वर्ब वाला पार्ट है वो है गेट, और ये जो अप है ये है हमारा पार्टिकल। तो गेट अप ये पूरा एक क्लस्टर, गेट अप ये पूरा हुआ हमारा एक फ्रेजल वर्ब, जहां पे गेट हमारा वर्ब वाला पार्ट है, अप जो है वो हमारा पार्टिकल है। तो गेट वाला वर्ब, अप वाला पार्टिकल। अब ये एक नया मीनिंग देते हैं, जैसे आई गेट अप अर्ली एवरी डे। ऐसे ही और भी बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स होंगे जो कि नॉर्मल अगर सेंटेंस में सिर्फ वो वर्ब को यूज करें तो कुछ और मीनिंग देगा, लेकिन अगर उसे एक फ्रेजल वर्ब की तरह हम यूज करें तो वो एक नया मीनिंग देंगे। उसके कंपैरिजन अभी हम आगे वाले एग्जांपल्स में और देखेंगे। तीन इंपॉर्टेंट बातें इससे जुड़ी। पहली बात, द पार्टिकल ऑलवेज कम्स आफ्टर द वर्ब। तो ये जो पार्टिकल है आपका आ रहा है, आप देखेंगे हमेशा वर्ब के बाद ही आएगा, वो पहला रूल। दूसरा रूल, द वर्ब चेंजेस फॉर्म टू मैच द सब्जेक्ट एज यूजुअल। तो यहां पे जो वर्ब है उसका फॉर्म चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन है तो आपको पता है वर्ब का जो फॉर्म रहता है वो सब्जेक्ट के साथ जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल हमें यहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं। तो वर्ब का फॉर्म सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, इतना पार्ट हमें पता है। तीसरा, द पार्टिकल नेवर चेंजेस फॉर्म। पार्टिकल जो है वो कभी भी फॉर्म चेंज नहीं करेगा। तो अगर आप पूरा फ्रेजल वर्ब देखें, अगर मैं यहाँ पे गेट अप को देखूं तो जो गेट हमारा वर्ब है ना, ये अपने पहले आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से फॉर्म चेंज करेगा, लेकिन ये जो अप है, ये जो पार्टिकल है, ये कभी भी फॉर्म चेंज नहीं करता। एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। ही गेट्स अप अर्ली एवरी डे। तो यहाँ पे आप देखेंगे गेट्स अप ये हमारा फ्रेजल वर्ब है, गेट वर्ब होता है, ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके हिसाब से हमने इसे बनाया गेट्स। फिर ही गेट अप्स अर्ली एवरी डे, गेट अप्स। अब यहाँ पे एरर क्या है? फॉर्म जो हमारे पार्टिकल होता है, फॉर्म पार्टिकल जो है उसका फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए रूल नंबर 3 के हिसाब से। तो ये वाला सेंटेंस हमारा सही है,
लेकिन ये वाला सेंटेंस हमारा गलत है। गलती कहाँ पर है? हमारे पार्टिकल में गलती है। ही अप गेट्स अर्ली एवरी डे, तो ये हमारा होना चाहिए था, लेकिन ये है गलत। क्यों गलत है ये? रूल नंबर 1 की वजह से। पार्टिकल ऑलवेज कम्स आफ्टर द वर्ब, जबकि यहाँ पे पार्टिकल पहले आ गया, वर्ब बाद में आया, तो गलती है यहाँ पे, जो इनका पोजीशन इंटरचेंज हो गई है। अब जो है वो गेट्स के बाद आना चाहिए था, जैसा कि पहले वाले एग्जाम्पल में आ रहा है, ही गेट्स अप अर्ली एवरी डे। तो इन 3 एग्जाम्पल से मैं आपको ये 3 रूल समझाना चाह रहा था। पहला, जो आपका वर्ब रहेगा, मेन जो फ्रेजल वर्ब में जो आपका वर्ब वाला पार्ट रहेगा, उसका फॉर्म चेंज होगा आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन जो आपका पार्टिकल है उसका फॉर्म चेंज नहीं होगा। दूसरा, आपका जो पार्टिकल है ये हमेशा वर्ब के बाद आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। तीसरा, आपका जो पार्टिकल है इसका फॉर्म हमें चेंज नहीं करना होता है। तो पहला सेंटेंस सही है, बाकी के दोनों यहाँ पे गलत है। अब यहाँ पे हम सही सेंटेंसेस को देखते हैं। यू वर्क आउट एट द जिम। यू वर्क आउट एट द जिम, तो वर्क जो है यू के हिसाब से हमने यूज किया वर्क का फॉर्म, और वर्क आउट ये पूरा हमारा एक फ्रेजल वर्ब है। दूसरा, जो हमारा पार्टिकल है वो वर्ब के बाद आ रहा है। माई कैट समटाइम्स रन्स अवे, तो यहाँ पे रन्स अवे हमारा फ्रेजल वर्ब है। रन्स जो है वो हमारा वर्ब है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे एस जुड़ रहा है यहाँ पे। तो क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि वो सब्जेक्ट के हिसाब से फॉर्म चेंज कर रहा है। अवे ये हमारा पार्टिकल है, तो इसका फॉर्म चेंज यहाँ पे नहीं होगा। डू यू ऑलवेज टर्न अप लेट? टर्न अप, अब टर्न अप का यहाँ पे डू यू ऑलवेज टर्न अप लेट, टर्न अप लेट होने का मतलब देरी से पहुंचना, देर हो जाना, देरी से पहुंचना। जबकि टर्न का अगर आप मीनिंग देखें तो पलटना होता है, लेकिन अब जब आप देखेंगे यही चीज आपको ऊपर बताई गई थी यहाँ पे, यूजुअली चेंजेस द मीनिंग ऑफ द वर्ब। तो टर्न का जो मीनिंग है, अगर मैं सिर्फ टर्न को देखूं तो उसका मतलब होता है मोड़ना, घुमाना। उसके साथ जब हमने पार्टिकल जोड़ा अप, तो ये अब पूरा बन गया फ्रेजल वर्ब। अब ये फ्रेजल वर्ब ने क्या हुआ, पूरा मीनिंग ही बदल गया टर्न अप का। अब टर्न अप का मतलब वहां पे पहुंचना, मतलब शो करना। जैसे आप एग्जाम हॉल में आप टर्न अप करते हैं, वहां पे आप पहुंचते हैं, तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है हमारे मेन वर्ब का। शी चिल्स आउट इन द इवनिंग, चिल्स आउट, चिल्स आपका वर्ब, आउट यहाँ पे आपका पार्टिकल। अब चिल, चिल करने का, चिल जो होता है, अगर आप सिर्फ चिल को देखें तो उसका मतलब होता है ठंडा। अब यहाँ पे ठंडा करने की बात नहीं हो रही है। चिल्स आउट का मतलब होता है रिलैक्स करना, एंजॉय करना। जैसे बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत देर पढ़ने के बाद आप मे बी वीडियो गेम खेलते होंगे, या फिर अपने दोस्तों से बात करते होंगे, चिल आउट करते होंगे, तो वो होता है चिल आउट। तो चिल मतलब ठंडा, चिल, ठंडक से यहाँ पे हमें कोई लेना देना नहीं है। इस चिल के साथ यहाँ पे आउट जुड़ गया, तो ये चिल आउट बन गया हमारा एक फ्रेजल वर्ब। पूरा मीनिंग अब चिल का यहाँ पे चेंज हो गया। तो चिल आउट करने का मतलब, इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है रिलैक्स करना, थोड़ा सा एंजॉय करना, रिफ्रेश करना, ये होता है चिल आउट। तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की आपने सारी चीज़ें देखी, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप भूले नहीं। फ्रेजल वर्ब में एक आएगा आपका वर्ब पार्ट, फिर आएगा एक या एक से ज़्यादा पार्टिकल्स। अब यहाँ पे चेंज हो जाता है मीनिंग, जो हमारा मेन वर्ब है जब उसके साथ हम पार्टिकल जोड़ देते हैं, तो ये मिल के, ये पूरा ग्रुप साथ में मिलके एक नया मीनिंग दे देते हैं, जो कि हमारे ओरिजिनल वर्ब से अलग होता है। फिर हमने रूल देखे 3, कि वर्ब जो है पहले आएगा, पार्टिकल हमारा बाद में आएगा। वर्ब का फॉर्म चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, पार्टिकल का फॉर्म कभी चेंज नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे। वर्कआउट, वर्कआउट करने का मतलब कसरत करना। रन्स अवे, भाग जाना। टर्न अप, देरी से पहुंचना, शो अप करना। चिल्स आउट, रिलैक्स करना। अब टेंसेस के हिसाब से हम इसे देखते हैं, फ्रेजल वर्ब्स इन डिफरेंट टेंसेस। अलग अलग टेंस जब यूज होंगे तब हम फ्रेजल वर्ब्स में क्या करते हैं। When phrasal verbs are used in different tenses, verb changes but the particle remains the same। तो जैसा हमने ऊपर देखा था, जब टेंस चेंज होगा तो हमें सिर्फ वर्ब के फॉर्म में चेंज करना रहेगा, पार्टिकल में कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे वर्कआउट हमने यहाँ पे लिया है। वर्कआउट का क्या मतलब होता है? वर्कआउट का मतलब होता है कसरत करना। इस वाले टेंस, अगर पहले हम सेंटेंस की बात करें, आई वर्कआउट एवरी वीक, तो इसका मुझे टेंस बताइए, क्या टेंस है इस वाले सेंटेंस का? ये है प्रेजेंट सिंपल, PRS।
शॉर्ट फॉर्म में अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये प्रेजेंट सिंपल में है, तो यहाँ पे हमने वर्क लिखा, ठीक है, ये किसके हिसाब से आ रहा है, हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से आ रहा है। अब यहाँ पे दूसरे वाले सेंटेंस में वर्कड आउट, आई वर्कड आउट एवरी वीक, इसका मुझे आप टेंस बताइए कौन सा आ रहा है। ये होगा पास्ट सिंपल, इसे मैं लिख देता हूं PS। तो यहां पे आप देखेंगे जो आपका पार्टिकल था उसमें कहीं कोई चेंज नहीं आया, यहां पे भी आउट है, यहां पे भी आउट है। चेंज कहां पे आ रहा है, आपके वर्ब में। तो वर्ब आपका चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से और किस टेंस में वो सेंटेंस लिखा है उसके हिसाब से। तीसरा, आई एम वर्किंग आउट एवरी वीक, तो यहां पे अगेन वर्किंग आउट, साथ में एम आ रहा है जो कि काम किस तरह का कर रहा है, हमारा हेल्पिंग वर्ब जैसा काम कर रहा है। अब आप देखेंगे आउट को यहाँ पे भी हमने चेंज नहीं किया है, जबकि वर्क का यहाँ पे फॉर्म चेंज हुआ है, उसके साथ आगे हमने एम लगाया और ING फॉर्म यूज किया। तो इसका आप मुझे टेंस बताइए क्या है, आई एम वर्किंग आउट एवरी वीक, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस। चौथा, आई विल वर्क आउट एवरी वीक, और वर्क आउट के साथ यहाँ पे हमें विल जोड़ना पड़ा, विल वर्क आउट। तो अगेन आउट जो है हमारा पार्टिकल है, उसका कोई चेंज यहाँ पर उसके फॉर्म में कोई भी चेंज हमने नहीं किया है, वर्क के साथ हमने विल को अटैच किया। क्यों, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस में है, ये है आपका फ्यूचर सिंपल। तो इन एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो हमारा फ्रेजल वर्ब का वर्ब वाला पार्ट रहेगा उसका फॉर्म चेंज होगा, लेकिन जो हमारा पार्टिकल रहेगा उसका फॉर्म कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। तो चाहे सब्जेक्ट बदले चाहे टेंस बदले, हमारा पार्टिकल चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, हमारा मेन वर्ब। तीसरा हमें बात करनी है सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स की। ऊपर जो हमने देखा, जैसे यहाँ पे वर्कआउट, ठीक है, और उसके ऊपर चिल आउट, यहाँ पे टर्न अप, यहाँ पे रन्स अवे, यहाँ पे वर्कआउट, तो इनके बीच में आप देखेंगे दोनों साथ साथ में आ रहे हैं, वर्ब आया और उसके तुरंत बाद पार्टिकल आया। अब यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं वो है सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स की, मतलब इस वर्ब और उसके साथ आने वाले पार्टिकल के बीच में भी कई बार कुछ वर्ड्स आ सकते हैं। कब कब आ सकते हैं उसे हम देख लेते हैं। इफ अ फ्रेजल वर्ब हैज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बात हो रही है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। इफ अ फ्रेजल वर्ब हैज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इट कैन समटाइम्स गो बिटवीन द वर्ब एंड द पार्टिकल। तो वो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उस वर्ब का जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो वर्ब और पार्टिकल के बीच में आ सकता है। तो ये हो जाता है हमारा सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स। सेपरेबल फ्रेजल वर्ब मतलब जहां वर्ब और उसके पार्टिकल के बीच में हम दूसरा कोई वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जोड़ सकते हो, मतलब उसे हमने सेपरेट कर दिया, हमारे पार्टिकल को हमने थोड़ा सा सेपरेट कर दिया। फ्रेजल वर्ब्स दैट डू दिस आर कॉल्ड सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज पिकिंग अप लिटर, तो पिकिंग अप ये हुआ हमारा फ्रेजल वर्ब, जहां पे पिकिंग जो है ये हमारा वर्ब का फॉर्म है और अप जो है वो हमारा पार्टिकल है, और लिटर ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। ही इज पिकिंग अप लिटर, तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब और उसके बाद हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा। इस फॉर्म को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, कैसे, ही इज पिकिंग लिटर अप। तो पिकिंग और अप ये हुए हमारे मिलके फ्रेजल वर्ब, जहाँ पे ये वर्ब है, ये हमारा पार्टिकल है, लेकिन इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा आ गया बीच में। तो ये वाला सेंटेंस भी सही है, ये वाला सेंटेंस भी सही है। हम हैं अभी सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स में। तो ही इज पिकिंग अप लिटर या ही इज पिकिंग लिटर अप, दोनों सेंटेंसेस सही हैं, क्योंकि यहाँ पे पिकिंग के साथ जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है उसे हम वर्ब और हमारे पार्टिकल के बीच में लिख सकते हैं। ही इज पिकिंग इट अप, यहाँ पर भी पिकिंग जो है वो वर्ब है, अब जो है वो हमारा पार्टिकल है, इट यहाँ पे प्रोनाउन के टर्म्स में आ रहा है और वो इस लेटर को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये वाला सेंटेंस भी हमारा सही है। आई टर्न द लाइट ऑन, मैंने लाइट चालू करी। अब आप देखेंगे टर्न ऑन, टर्न ऑन करने का मतलब घुमाना नहीं है, टर्न ऑन करने का मतलब चालू करना, जैसे स्विच को हम टर्न ऑन करते हैं या टर्न ऑफ करते हैं। तो आप देखेंगे टर्न जो है ये आ गया हमारा वर्ब वाला पार्ट, ऑन जो है वो है हमारा पार्टिकल, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट उसके बीच में। तो ये वाला सेंटेंस भी हमारा सही है, सेपरेबल फ्रेजल वर्ब है ये। कैन यू पिक अप दैट बॉक्स अप, पिक और अप, ये हो गया हमारा वर्ब, ये हो गया हमारा पार्टिकल, और बॉक्स जो है वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट।
इस सेंटेंस को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ये जो हमारा बीच में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है इसे मैं बाद में भी लिख सकता हूँ. कैन यू पिक अप दैट बॉक्स? आई टर्न ऑन द लाइट. ही इज पिकिंग इट अप. अब यहाँ पे प्रोनाउन आ रहा है, इसकी वजह से कुछ चेंज है, जिससे हम इस रूल को आगे पढ़ेंगे. वरना अगर हम ऊपर वाले की बात करें, ही इज पिकिंग अप लिटर, तो आप चाहें तो उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो कि प्रोनाउन के टर्म्स में नहीं है, चाहें तो आप फ्रेजल वर्ब के स्प्लिट करके बीच में लिख सकते हैं या फ्रेजल वर्ब के बाद में भी लिख सकते हैं. हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की. तो ये हुआ सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स. तो सेपरेबल फ्रेजल वर्ब में हमने देखा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे हम चाहें तो सेंटेंस फॉर्मेशन में फ्रेजल वर्ब के बाद में भी लिख सकते हैं या वर्ब और पार्टिकल के बीच में भी लिख सकते हैं. तो सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स. इफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेपरेबल वर्ब इज अ प्रोनाउन. जैसे पिछली वाली क्लास में अगर आपको याद हो, जहाँ पे हम जेरेंड, वर्ब और उसके साथ में प्रोनाउन की बात कर रहे थे, तो वहां पे भी हमें इस तरह की चीज देखने को मिली थी. अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है फ्रेजल वर्ब का, वो प्रोनाउन के टर्म्स में है, जैसे कि इस वाले एग्जांपल में था, इट मस्ट गो बिटवीन वर्ब एंड पार्टिकल. इस वजह से यहाँ पे इट जो है इसे हम बाद में नहीं लिख पा रहे थे. तो ही इज पिकिंग इट अप सही है, ही इज पिकिंग अप इट गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इट जो है वो लेटर को करस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन प्रोनाउन के टर्म्स में है. अगर वो नाउन होता जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में है, तो उसे हम फ्रेजल वर्ब के बाद लिख सकते थे. लेकिन अगर प्रोनाउन के टर्म्स में हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो उसे हमें वर्ब और पार्टिकल के बीच में लिखना पड़ेगा. तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रूल है, ये पता होना चाहिए. उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे दिया, ही पिक्ड अप इट. तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा फ्रेजल वर्ब आया और उसके बाद हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए ये सेंटेंस हो गया हमारा गलत. सही सेंटेंस क्या होगा? ही पिक्ड इट अप. तो इट जो है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि फ्रेजल वर्ब को स्प्लिट करके, सेपरेट करके उसके बीच में आ रहा है. ये हो जाएगा हमारा करेक्ट. अगर इट की जगह कोई नाउन होता, जैसे ऊपर लिटर था, अगर हम यहाँ पे लिटर लिखें तब सही हो जाएगा कि ही पिक्ड अप लिटर या ही पिक्ड लिटर अप. लेकिन यहाँ पे हम जब प्रोनाउन यूज करेंगे तब उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में नहीं लिख सकते, उसे हमें इन दोनों के बीच में लिखना होता है. अब हम बात करेंगे इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स की. ऐसे फ्रेजल वर्ब जिन्हें हम ऊपर की तरह अलग अलग स्प्लिट नहीं कर सकते हो, उन्हें हमें एक साथ ही प्रयोग में लाना होता है. Some phrasal verbs cannot be separated. The object must always come after the particle. It can never sit between the particle and the verb. This is true whether the object is a noun or pronoun. तो अब चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है. फ्रेजल वर्ब को हम सेपरेट अब नहीं करेंगे कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के लिए. एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. वी हैड टू रन टू गेट ऑन द ट्रेन. अब आप देखेंगे गेट ऑन, गेट ऑन का क्या मतलब होता है? ट्रेन में चढ़ना. वी हैड टू रन टू गेट ऑन द ट्रेन. अब यहां पे गेट और ऑन ये जो है इनसेपरेबल है, इन्हें हम सेपरेट करके नहीं लिख सकते. वी हैड टू रन टू गेट द ट्रेन ऑन, ये जो है गलत हो जाएगा. फर्स्ट वाला ही हमारा सही है, क्योंकि ये बनता है हमारा इनसेपरेबल फॉर्म. कैटरपिलर्स टर्न इनटू बटरफ्लाइज. तो यहां पे टर्न इनटू बटरफ्लाइज, यही सेंटेंस हमारा सही है. आई एम टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन. टेकिंग केयर. आई हैव कम अक्रॉस अ न्यू टीचर. कम अक्रॉस. ड्रॉप बाय द हाउस एनी टाइम यू लाइक. ड्रॉप बाय. अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये जो इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब हैं, इनमें अगर आप ट्राई करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसे अगर आप बीच में लिखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि कैटरपिलर वाले एग्जाम्पल में हम ट्राई करके देखते हैं. कैटरपिलर्स टर्न बटरफ्लाइज इनटू. तो आप देखेंगे मीनिंगलेस सेंटेंस ही हमारा बन जाता है. तो ये कुछ तरह की फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं इनसेपरेबल, जिन्हें हम सेपरेट नहीं करते हैं. दूसरा, ऑब्जेक्ट का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो नाउन की फॉर्म में हो चाहे वो प्रोनाउन की फॉर्म में हो, वो आएगा तो पार्टिकल के बाद ही, उस बीच में हमें उसे नहीं लिखना है. अब हम चलते हैं 3 वर्ड फ्रेजल वर्ब्स में. मतलब वर्ब के बाद वहां पे एक से ज्यादा पार्टिकल्स यूज में है, तो वहां पे जो स्ट्रक्चर दिखता है वो दिखता है ऐसा. वर्ब, फिर पार्टिकल, फिर प्रीपोजिशन. 3 वर्ड फ्रेजल वर्ब्स हैव अ वर्ब. वर्ब उसमें रहेगा, फिर एक पार्टिकल वहां पे रहेगा और बाद में एक प्रीपोजिशन भी वहां पे आ जाएगा. तो ये हो गया 3 वर्ड फ्रेजल वर्ब्स.
द पार्टिकल एंड प्रीपोजिशन ऑफन चेंज द यूजुअल मीनिंग ऑफ द वर्ब। तो ऑफकोर्स फ्रेजल वर्ब है तो वहाँ पे मीनिंग चेंज तो होगा ही होगा। एग्जाम्पल को हम देखते हैं। ही लुक्स अप टू हिज ब्रदर, लुक्स अप टू। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला पार्ट है हमारा वर्ब, अप ये है हमारा पार्टिकल, टू ये है हमारा प्रीपोजिशन। ही लुक्स अप टू हिज ब्रदर। लुक अप टू का क्या मतलब होता है? किसी को रिस्पेक्ट से देखना, ठीक है, किसी को एडमायर करना। जैसे आप जो है अपने फादर के लिए जब हम इस तरह का सेंटेंस लिखेंगे दैट यू लुक अप टू योर फादर, तो लुक अप टू का मतलब होता है एडमायर करना या रिस्पेक्ट से किसी को देखना। लुक्स अप टू। वी हैव रन आउट ऑफ कॉफी। रन आउट ऑफ, रन हमारा वर्ब, आउट हमारा पार्टिकल, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन। रन आउट ऑफ का मतलब खत्म हो जाना। रन आउट ऑफ मनी होता है, रन आउट ऑफ वाटर होता है, वैसे यहाँ पे रन आउट ऑफ कॉफी है। तो रन आउट ऑफ इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या होगा? खत्म हो जाना। तो कहीं पर भी फ्रेजल वर्ब हो आपको समझ में आ रहा होगा कि मेन वर्ब तो हमारा रन था, लेकिन इसका रन से कोई लेना देना नहीं है। इसका किस चीज़ से लेना देना है? खत्म हो जाने से। तो फ्रेजल वर्ब का यही खासियत होती है कि आपका जो मेन वर्ब रहता है उसके एक्चुअल मीनिंग से उसे लेना देना नहीं होता। वो जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसे हम एज अ ट्रीट करते हैं यूनिट, और उसका अपने आप में कुछ मीनिंग होता है। इसी वजह से फ्रेजल वर्ब्स हमें अलग से याद करने पड़ते हैं और कोई इसका तरीका नहीं है। फ्रेजल वर्ब देखना है क्या होते हैं, किस किस टाइप के वो रहते हैं और क्या मीनिंग वो जनरेट करते हैं। इस चीज़ को आपको, बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, तमाम फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, उन्हें आपको बुक से देखना है। उसमें बहुत सारे ऐसे रहते हैं, 100-200 रहते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ में आते हैं, जो कि एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली अपीयर होते हैं। उनको आपको मास्टरी करनी है। थोड़े थोड़े आपको उसके अलावा भी पढ़ते जाने हैं ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज एक्स्ट्रा रहे। आई कांट कीप अप विथ यू। कीप अप विथ यू, तो यहां पे कीप हमारा वर्ब, अप हमारा पार्टिकल, विथ हमारा प्रीपोजिशन। तो ये हमारी बात हुई 3 वर्ड फ्रेजल वर्ब्स की। अब नेक्स्ट है हमारा गेट बैक फ्रॉम। ये थोड़ा सा एक स्पेशल टाइप का है, इसलिए इसे मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है। गेट बैक फ्रॉम ये क्या है? पूरा हमारा एक फ्रेजल वर्ब है। वो भी कैसा? जैसा हमने ऊपर पढ़ा था, 3 वर्ड फ्रेजल वर्ब। गेट हमारा मेन वर्ब, बैक हमारा पार्टिकल, फ्रॉम हमारा प्रीपोजिशन। अब गेट बैक फ्रॉम ये जो पूरा एक हमारा फ्रेजल वर्ब है, इसकी खासियत क्या होती है? कैन बी सेपरेबल और इनसेपरेबल। इसे सेपरेबल के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, इनसेपरेबल के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट। इस सेंटेंस में क्या कंटेक्स्ट है उसके हिसाब से हम डील करते हैं। अब वो कंटेक्स्ट क्या क्या होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। पहला, when get back from means to return from, it is always inseparable। तो inseparable कब रहेगा? get back from जब कहीं से लौटना मीनिंग होगा हमारे सेंटेंस का। जैसे यहां पे अगर हम देखें, I got back from Patna yesterday। I got back from Patna yesterday। got back, तो ये क्या हो रहा है? टू रिटर्न फ्रॉम, कहीं से हम लौट रहे हैं। कहां से लौट रहे हैं? पटना से लौट रहे हैं, इसलिए यहां पे ये इनसेपरेबल है। दूसरा, आई नीड टू गेट द कार बैक फ्रॉम टीना। अब यहां पे गेट और यहां पे बैक और ये फ्रॉम भी इसी का पार्ट है। कलर चेंज यहां पे नहीं हो पाया लेकिन यहां पे होगा। यहां पर भी इसे आपको रखना है गेट बैक फ्रॉम, क्योंकि ये टोटल एक साथ आते हैं, गेट बैक फ्रॉम। तो गेट बैक फ्रॉम ये पूरा एक फ्रेजल वर्ब है। अब यहां पे गेट और बैक फ्रॉम के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। यहां पे क्या हो रहा है? मीनिंग टू रिटर्न फ्रॉम का मीनिंग नहीं है, यहां पे मीनिंग है किसी चीज को वापस लेना, इसलिए इस केस में ये सेपरेबल हो जाता है। तो ये हुआ हमारा पहला वाला एग्जाम्पल, ये हुआ हमारा सेकंड केस। सेकंड केस क्या है? जहां पे हम किसी चीज को वापस ले रहे हैं। पहला केस क्या है? जहां से हम लौट रहे हैं। तो आपको मीनिंग दोनों चीजों में समझ में आ रहा है। इसी से जनरेट होगा कि हम इस फॉर्म को सेपरेबल के फॉर्म में लिखेंगे या इनसेपरेबल के फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम कहीं से लौट रहे हैं ये हम सेंस देना चाह रहे हैं तो वो इनसेपरेबल रहेगा, लेकिन अगर हम किसी चीज को वापस अपनी ले रहे हैं तब वो हो जाएगा सेपरेबल के फॉर्म में। लास्ट टॉपिक, नाउन्स बेस्ड ऑन फ्रेजल वर्ब्स। तो कई बार जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं वो एक नाउन का काम करने लगते हैं। ये जो नाउन्स हैं वो फ्रेजल वर्ब्स जो हैं उनसे हम बनाते हैं। Some nouns are made from phrasal verbs, often formed by joining the verb and the particle together।
अब ज्वाइन करने का क्या मतलब, इसे हम देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो फ्रेजल वर्ब्स अभी तक हमने देखे, जब उन्हें हम एक साथ पूरा ज्वाइन कर दें तब वो उन्हें कुछ केसेस में हम नाउन की तरह ट्रीट करते हैं। अगेन स्पेशल केसेस हैं ये, कुछ पर्टिकुलर ऐसे फ्रेजल वर्ब्स ही रहेंगे जिनके साथ हम ऐसा कर सकते हैं, जिन्हें हम नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। द टीचर आस्क्ड मी टू हैंड आउट द एग्जाम पेपर। तो यहाँ पे हैंड आउट करने का क्या मतलब, देना। कि परीक्षा का समय खत्म हो गया तो टीचर ने आपसे कहा कि अब अपनी उत्तर पुस्तिका मुझे लौटाओ, तो वो होता है हैंड आउट, देना। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखें, द टीचर गेव अस अ हैंड आउट फॉर द लेसन। अब यहाँ पे हैंड आउट का क्या मतलब होता है, प्रिंट आउट। जैसे आपको पीडीएफ प्रिंट आउट के फॉर्म में दी जाती है तो उसे हैंड आउट कहते हैं। अब पहले और दूसरे में आप डिफरेंस देखिए। पहले में यहाँ पे बीच में गैप है, एक स्पेस दे के हम लिख रहे हैं, तो ये फ्रेजल वर्ब है। हैंड हमारा मेन वर्ब, आउट ये हमारा पार्टिकल। यहां पे क्या हुआ, दोनों का आपने एक साथ क्लब कर दिया तो ये हैंड आउट हो गया। हैंड आउट नहीं है, ये हैंड आउट है। हैंड आउट का मतलब होता है कुछ किसी चीज को प्रिंट करके देना, वो होता है हैंड आउट। तो ये जो हैंड आउट है वो बन गया अब हमारा नाउन। तो यही चीज है कि फ्रेजल वर्ब को कई बार जब हम उसे मिला देते हैं, दोनों वर्ब और पार्टिकल वाले फॉर्म को जब हम जोड़ देते हैं तो वो एक नाउन की तरह काम करने लगता है। Sometimes the noun is formed by putting the particle in front of verb. अब यहाँ पे कुछ एक नई चीज हो रही है। पार्टिकल को जो है आप वर्ब के आगे लगा रहे हैं, जबकि अगर नॉर्मल फ्रेजल वर्ब होगा तो आपको पता है कि पार्टिकल वर्ब के पहले कभी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम उस एक नाउन को बना रहे हैं फ्रेजल वर्ब का यूज करके, तो यहाँ पे हम उस चीज को कर सकते हैं। उस फ्रेजल वर्ब का जो पार्टिकल वाला पार्ट था वो वर्ब के पहले कई बार कुछ ऐसे नाउन्स में दिखता है। एग्जाम्पल, इट वॉज सनी एंड नाउ इट इज पोरिंग डाउन। पोरिंग डाउन का क्या मतलब होता है, पानी बरसना, बारिश होना। वी हैव अ रेनी सीजन विद डेली डाउनपोर्स। यहां पे जो पार्टिकल था आप देखेंगे वो आगे आ गया, और जो आपका यहां पे वर्ब था वो बाद में आ गया। डाउनपोर्स, डाउनपोर्स जो है अब हमारा यहां पे नाउन का काम करेगा। तो आप देखेंगे जो पार्टिकल था वो पहले, वर्ब वो बाद में। तो यही चीज आपको यहां पे बताई गई है। कभी कभी जो नाउन है उसे हम बना सकते हैं कैसे, पार्टिकल को आगे लिख के और वर्ब को उसके बाद में लेके। और आप देखेंगे सेंटेंस जो दोनों वर्ड हैं वो जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है। जैसे यहाँ पे हैंड और आउट अलग था, हैंड आउट एक वर्ड है। पोरिंग डाउन दो वर्ड्स हैं, डाउन पोर एक वर्ड है। ही वॉन्ट्स टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। वी हैड हाई परसेंटेज ऑफ ड्रॉप आउट्स इन द क्लास। इन दोनों में भी आप देखिए डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ही वॉन्ट्स टू ड्रॉप आउट, ये दो शब्द हैं, ये पहला वर्ब, ये उसका पार्टिकल। यहां पे ड्रॉप आउट को हमने एक साथ मिक्स कर दिया, तो अब ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है। ही वॉन्ट्स टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, ड्रॉप आउट करने का क्या मतलब होता है, छोड़ देना, स्कूल को छोड़ देना, या ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज, कॉलेज को छोड़ना। यहाँ पे ड्रॉप आउट जो एक साथ वर्ड हो जाते हैं, ये क्या है, अब नाउन की तरह काम कर रहे हैं। और ड्रॉप आउट कौन होते हैं, जो लोग छोड़ के जा रहे होते हैं। तो ड्रॉप आउट्स, ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आएगा कि ड्रॉप आउट वो लोग होते हैं जो कि छोड़ के जाते हैं, और उनका छोड़ के जाना ये जो है वो कहलाता है, वो जो एक्शन है वो कहलाता है ड्रॉप आउट। लास्ट, वी वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम हियर। हम यहां से निकल जाना चाहते हैं। गेट अवे ये वर्ब, ये हमारा पार्टिकल। अ ट्रिप टू शिमला साउंड्स लाइक अ फेबुलस गेटवे। अब यहां पे इसे आपने मिला दिया साथ में। गेटवे, यहां पे ये जो वर्ड है इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होता है कहीं पर निकल जाना, रिलैक्स करने, या फिर एक वेकेशन मनाने के लिए, ये मीनिंग होता है इसका। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे शिमला, उसके रेफरेंस में बात की गई है। गोवा जाना, उसे हम कह सकते हैं कि वो एक आपके लिए गेटवे हो सकता है। तो गेट अवे और यहाँ पे गेट वे, ये चीज़ें आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो ये हुआ गेट अवे अलग से फ्रेजल वर्ब, और यहाँ पे दोनों को हमने वर्ड्स को मिलाया तो ये बन गया हमारा एक नाउन। तो ये फ्रेजल वर्ब की हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, क्या कंडीशंस हैं, क्या उसके एसोसिएटेड रूल्स हैं, सेपरेबल फॉर्म कब बना सकते हैं, इनसेपरेबल हम उसे कब बना सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसे हमें कब कहाँ प्लेस करना है वो हमने देखा, उससे हम नाउन्स कैसे बना सकते हैं। 3 वर्ड वाले फ्रेजल वर्ब्स को भी हमने देखा, उन्हें सेपरेट करने का क्या रूल हो सकता है वो भी हमने देखा। अब इसमें फ्रेजल वर्ब में इससे ज़्यादा और कोई चीज़ पढ़ने पढ़ाने की इसमें बचती नहीं है।
एक चीज़ है जो आपको अपने एंड पे करनी पड़ेगी, फ्रेजल वर्ब्स को आपको बुक से पढ़ना है। अलग-अलग फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, जैसे आप वोकैब्युलरी याद करते हैं, उसी तरह से आपको थोड़ा-सा फ्रेजल वर्ब्स को याद करना पड़ेगा। तो फ्रेजल वर्ब्स को एक-एक करके अलग-अलग लेके मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आप बुक से उसको मच फास्टर तरीके से कर सकते हैं। बजाय हम एक सेशन लेके उसमें 10-15 कर पाएँ, उससे ज़्यादा आप आराम से बुक से चीज़ों को और फास्ट तरीके से याद कर पाएँगे। तो चूँकि याद करने वाला पोर्शन है, तो इसमें कुछ टीचिंग का कोई एलिमेंट रह नहीं जाता, इसलिए मैं अलग से फ्रेजल वर्ब्स को अलग-अलग नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो उसके रूल्स थे इंपॉर्टेंट, जहाँ पर ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं, वो सब मैंने आपको यहाँ पे बताई। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।